हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट एंड देयर नीड्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। क्रेडिट क्या होता है और एग्रीकल्चर में क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है और उसका क्लासिफिकेशंस क्या है, मतलब टाइम पीरियड के बेसिस पे क्रेडिट का क्लासिफिकेशंस क्या है और देन पर्पज के बेसिस पे क्या है, सारा पूरा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्रेडिट के बारे में पूरा डिटेल करेंगे। देन इसके बाद हम क्रेडिट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्रेडिट एनालिसिस क्या होता है, 3R क्या होता है, 5C क्या होता है, 7P क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम क्रेडिट की। क्रेडिट होता क्या है? ठीक है, देखो क्रेडिट जो वर्ड है, ये क्रेडिट जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये क्रेडिट जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड से लिया गया। लैटिन वर्ड कौन सा? लैटिन वर्ड है क्रेडो। कौन सा वर्ड है? क्रेडो। इस लैटिन वर्ड क्रेडो का मीन्स क्या होता है? लैटिन वर्ड क्रेडो का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है आई बिलीव यू। आई बिलीव यू। आई बिलीव यू का मतलब कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं। क्लियर है? क्रेडिट जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द क्रेडो से लिया गया है और इस क्रेडो का मतलब होता है आई बिलीव यू। मीन्स मान लो मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, मतलब किस बेसिस पे? एक भरोसा, एक ट्रस्ट के बेसिस पे, एक विश्वास के बेसिस पे कि आप एक निश्चित समय के बाद मुझे वो लौटा देंगे इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ। ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब क्या है? लैटिन भाषा का शब्द क्रेडो से लिया गया है जिसका मतलब होता है आई बिलीव यू। मीन्स यहाँ पे क्रेडिट को कैसे यहाँ पे देखा गया है? क्रेडिट को देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? फेथ, और क्या हम बोल सकते हैं? बिलीफ। इनके बेसिस पे क्रेडिट को यहाँ पे दिया जाता है। मीन्स कि अगर मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं तो आप मुझे 100 रुपए कब देंगे? जब आपको मुझ पर क्या होगा? भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा कि एक निश्चित टाइम के बाद मैं विद इंटरेस्ट आपको लौटा दूंगा। दैट इज क्रेडिट। इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे कर सकता हूं क्रेडिट को? क्रेडिट को अगर मैं डिफाइन करूं तो यहां हो सकता है एक वर्ड जुड़ जाता है यहां पे, वो होता है सर्टेन। ठीक है, वो वर्ड क्या है? सर्टेन। सर्टेन मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। पहला पॉइंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक निश्चित पैसा। ठीक है, फॉर सर्टेन पर्पज, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, विथ सर्टेन कंडीशंस, कुछ निश्चित कंडीशंस के साथ क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन सर्टेन कंडीशंस के साथ विथ इंटरेस्ट, क्या देना पड़ेगा? विथ इंटरेस्ट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। विथ इंटरेस्ट हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। उसको हम बोल देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्या हो गया? सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर सर्टेन पर्पज विथ सर्टेन कंडीशंस एंड विथ इंटरेस्ट। हम जब प्रोवाइड करते हैं, देते हैं किसी को, तो उसको हम बोल देते हैं क्रेडिट, और वो एक निश्चित समय के बाद लौटाना पड़ता है फॉर, ठीक है, एंड सर्टेन टाइम रिपे विथ सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय के बाद उसको लौटाना पड़ता है, उसको हम बोल देते हैं क्रेडिट। तो क्या हो गया? सिंपली क्रेडिट क्या है? मनी मतलब वो पैसा, एक निश्चित पैसा जो किसी उद्देश्य के लिए दिया जाता है, कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस क्या? कि आपको 4 महीने में लौटाना है। इंटरेस्ट क्या रहेगा? जैसे 1% इंटरेस्ट, 2%, 3% एनुअल इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न लौटाना रहता है, उसको बोलते हैं हम क्रेडिट। क्रेडिट को समटाइम्स क्या कह दिया जाता है? क्रेडिट को समटाइम्स इसको लोन भी बोल दिया जाता है। क्रेडिट को क्या कह सकते हैं? लोन भी कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आया होगा पूरा क्रेडिट की कहानी। तो क्या है यहाँ पे क्रेडिट? क्रेडिट जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है जो क्रेडो से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है आई बिलीव यू, आई बिलीव। एंड द क्रेडिट जो होता है किस पे निर्भर करता है? तो बिलीव, कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट और फेथ, मतलब कि विश्वास पर, ठीक है, कॉन्फिडेंस पर निर्भर होता है, बिलीफ पर निर्भर होता है, और क्रेडिट को हम क्या कह देते हैं? लोन भी कह देते हैं। डेफिनेशन आप देखोगे तो अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पज विथ सर्टेन कंडीशन विथ सम इंटरेस्ट विच कैन बी रिपे लेटर, बाद में उसको
कुछ इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया जाता है, कुछ निश्चित कंडीशन शर्तों के साथ, और जो अमाउंट उसने लिया है वो। अब एक प्रोफेसर है गैल्ब्रेथ, उनका कहना है कि जो क्रेडिट होता है या हम बोल सकते हैं टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, जो पैसा होता है वो एक हम टेम्परेरी तौर पर किसी को देते हैं और वापस ले लेते हैं। मान लो बंदा ए है, इसके पास क्या है, मनी है। एक बंदा बी है जिसके पास मनी नहीं है, तो यहां पे क्या होता है, हम टेम्परेरी ट्रांसफर करते हैं मनी को, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम दोज हु हैव टू दोज हु हैज नॉट। जिसके पास है उससे जिसके पास नहीं है उसके पास टेम्परेरी तौर पर हम मनी को ट्रांसफर करते हैं। मतलब टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम वन हु हैज टू अदर हु हैज नॉट। जिसके पास है उससे जिसके पास नहीं है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, टेम्परेरी तौर पर। टेम्परेरी तौर का मतलब है कि वापस उससे लेना है। अब क्रेडिट नीड्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, एग्रीकल्चर में क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है तो समझना, क्यों पड़ती है एग्रीकल्चर में क्रेडिट की जरूरत। एग्रीकल्चर में क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, फार्मर जब क्या करता है, फार्मिंग करता है, तो एट द टाइम ऑफ सोइंग उसे क्या जरूरत पड़ती है, उसको फील्ड प्रिपरेशन करना रहता है। ठीक है, तो उसको सीड की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, सीड एंड फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो सीड और फर्टिलाइजर के लिए उसको क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, मतलब वही क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। देन फिर उसको मशीनरी की जरूरत पड़ती है। मशीनरी के टाइम पे वो क्या लेता है, लोन लेता है, क्रेडिट लेता है। ठीक है, और भी चीजें हैं, जैसे मान लो उसको इरिगेशन इक्विपमेंट परचेस करना है तब वो लेगा, केटल परचेस करना है, मिल्क केटल परचेस करना है तब वो लोन लेगा। तो क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो यहाँ पे देखिए, बाइंग एग्रीकल्चर इनपुट्स। सबसे पहली क्या कि उसको अगर एग्रीकल्चर इनपुट्स परचेस करना है, जैसे लाइक सीड परचेस करना पड़ता है, उसको फर्टिलाइजर परचेस करना पड़ता है, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स मींस जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो परचेस करना पड़ता है। अपने जो फार्म एनिमल है उसके लिए फोडर भी परचेस करना पड़ता है, या उनके लिए या फिर केटल भी परचेस करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हर फार्मर्स के पास, हर किसान के पास क्या होता है, सेविंग अमाउंट नहीं होता है, पैसा सेविंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वही कहानी है, लो रिटर्न, लो इन्वेस्टमेंट, लो सेविंग। जब कम सेविंग रहती तो इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो सारी चीज कर सके, तो उसके लिए क्या उसको क्रेडिट या लोन लेना पड़ता है। सपोर्टिंग देयर फैमिली दोज व्हेन क्रॉप हैज नॉट बीन गुड। ठीक है, मान लो किस टाइम पे क्या हो, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, हैवी रेनफॉल हो गया या कुछ ऐसी चीजें हो गई जिससे क्या हो गया, पूरी फसल खराब हो गई। अब पूरी फसल खराब होने से क्या होगा, उसकी फैमिली कंजप्शंस के लिए तो उसको जरूरत पड़ेगी ना, फैमिली को तो खिलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्रॉप हो या मत हो, फैमिली की नीड्स तो फुलफिल करना पड़ेगी। तो उसके लिए भी वो क्या लेता है, कर्जा लेता है, लोन लेता है, क्रेडिट लेता है। ठीक, एडिशनल लैंड, मान लो उसको क्या करना है, ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो वो क्या करेगा, या तो अपने लैंड का इंप्रूवमेंट करेगा या फिर क्या करेगा, लीज पे लैंड लेगा। उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो उसको इंप्रूवमेंट के लिए जो लैंड उसके पास है या तो उसको इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, पुराने जो ब्याज उसने लिया होगा, पुराना जो ऋण लिया होगा उसको देने के लिए, या जो कॉस्टली एग्रीकल्चर मशीनरी है उसको परचेस करने के लिए भी उसको क्रेडिट लेना पड़ेगा। फार्म इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, फार्म इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी, जैसे वाटर लिफ्टिंग पंप यूज करेंगे, मोटर यूज करेंगे, ठीक है, लेबर यूज करेंगे, मशीनरी यूज करेंगे, तो उसके लिए भी क्या लेना पड़ेगा, क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो क्रेडिट की जरूरत क्यों होती है एग्रीकल्चर में, तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमें क्रेडिट की जरूरत पड़ती है अपने फार्म पर या एग्रीकल्चर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट। एक क्वेश्चन यहाँ से जीआरएफ में बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो क्रेडिट का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन टाइम। बेस्ड ऑन टाइम का क्या मतलब है कि एक निश्चित समय के बाद वो क्रेडिट का जो अमाउंट है वो आपको लौटाना होगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे 4 से 6 महीने का टाइम है तो उससे लौटाना पड़ेगा, 10 से 20 महीने का है या 5 साल का टाइम है तो उस ड्यूरेशन, उस टाइमिंग के अंदर आपको पूरा क्रेडिट का पैसा वापस लौटाना रहता है। तो इसको 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया। बेस्ड ऑन रीपेमेंट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि रीपेमेंट पीरियड, इतने समय के अंदर आपको पैसा वापस रिटर्न करना है। तो शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, 3 तरीके से इसमें क्लासिफाई किया गया है। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो 6
to 18 मंथ के लिए दिया जाता है, 6 to 18 मंथ के लिए दिया जाता है। और ये जो होता है ये क्रॉप लोन होता है। क्रॉप लोन का मतलब जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सीजनल लोन, सीजनल लोन हम इसको बोल सकते हैं, या हम इसको प्रोडक्शन लोन भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रोडक्शन लोन भी कह सकते हैं। देखो अब ये जो इसका जो ड्यूरेशन है 6 to 18 मंथ, ये ड्यूरेशन जो है क्रॉप के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। मान लो कोई क्रॉप है 4 मंथ की, तो आपको 4 मंथ में वो अमाउंट लौटाना होगा। कोई क्रॉप 8 मंथ की है तो आपको 8 मंथ में वो अमाउंट लौटाना होगा। कोई क्रॉप 18 मंथ की है, जैसे शुगर केन की बात करें तो वो 18 मंथ की भी होती है, तो 18 मंथ में आपको लौटाना होगा। तो इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो डिपेंड करता है क्रॉप के ड्यूरेशन पे। जितने क्रॉप का ड्यूरेशन होगा उतने टाइम तक आपको लौटाना रहेगा, उतने टाइम में आपको लौटाना रहेगा। तो द लोन टू बी रिपेड विद इन द पीरियड 6 to 18 मंथ। ऑल क्रॉप, जितनी भी क्रॉप है सारी इसके अंदर आ जाती है शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर। लेंथ इसकी जो है रीपेमेंट पीरियड की किस पे डिपेंड करती है? क्रॉप के ड्यूरेशन पे, कि जितने मंथ की क्रॉप होगी उतने मंथ में आपको लौटाना रहेगा। इस टाइप का जो क्रेडिट है उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस, हम क्या क्या ऑनगोइंग एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करते हैं जिसके लिए हमें क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। जैसे हम सोइंग करते हैं तो सीड वगैरह की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस करते हैं तो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स हम यूज करते हैं, पेमेंट फॉर वेजेस, मतलब जो हमारे कैजुअल लेबर्स होते हैं, जो डेली वेजेस लेबर होते हैं उनको हम पेमेंट करते हैं, उनके लिए हमें क्या लेना पड़ता है? शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है। और ध्यान रखना शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है। सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब है, लिक्विडेटिंग का मतलब होता है फ्लो करता रहता है। फ्लो करता रहता है मतलब कि अब देखो ये 6 to 18 मंथ का शॉर्ट टर्म पीरियड है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फ्लो करता है। फ्लो करने का मतलब है क्रॉप लोन है। क्रॉप लोन मतलब यहाँ पे सोइंग के लिए भी चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए भी चाहिए, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए, रिपेमेंट के लिए भी चाहिए, वेजेस को देने के लिए भी चाहिए। तो ये फ्लोटिंग वाला है। यहाँ पे हम जैसा नहीं कि एक बार दे दिया तो वो हो गया। जैसे हम बात करते हैं पार्शियल लिक्विडेटिंग, मतलब आपने कोई इक्विपमेंट परचेस कर लिया, तो एक बार परचेस कर लिया तो वो हो गया, है ना, अब वो फ्लोट नहीं करेगा। लेकिन ये तो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये सोइंग के लिए, फिर फर्टिलाइजर के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम फिर सोइंग के लिए, फिर फर्टिलाइजर के लिए फ्लो करता रहता है। लेकिन इक्विपमेंट एक बार आपने परचेस कर लिया तो वो हर बार यूज होता है, ठीक है। तो इस सेंस में क्या होता है, ये सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर्स का होता है शॉर्ट टर्म लोन। फिर आता है हमारा मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन्स की जो पीरियड है वो कितना है? 18 मंथ to 5 ईयर। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो 1.5 ईयर्स to 5 ईयर्स। 1.5 साल से लेके 5 साल तक इसका ड्यूरेशन रहता है। उस ड्यूरेशन में आपको लौटाना रहता है। ये लोन जो है किसके लिए होता है? इम्प्लीमेंट परचेस के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर परचेस के लिए, मिल्क कैटल, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि गाय भैंस, ये गोट सीप हमें परचेस करना है तो उसके लिए ये जो होता है, इसका जो पीरियड जो है लंबा होता है। मतलब मीडियम टर्म परमानेंट पेमेंट जो है इसका पीरियड है वो 1.5 साल से लेके 5 साल तक क्यों होता है? क्योंकि इसका नेचर जो होता है पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर होता है। पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर्स का क्या मतलब होता है? जैसे हमने सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर्स में बात की कि 6 to 18 मंथ का, 6 to 18 मंथ में उसका ड्यूरेशन पूरा हो जाता है और वहां पे हमें क्या मिल जाती है? इनकम भी मिल जाती है और वो हम क्या कर सकते हैं? रीपे कर सकते हैं। और फ्लोटिंग का मतलब वहां पे सोइंग के लिए नेक्स्ट ईयर फिर हमें लोन लेना पड़ेगा, फर्टिलाइजर के लिए नेक्स्ट ईयर फिर लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, जैसे हमने इसको एक बार हमने मशीनरी इंप्लीमेंट परचेज कर ली, इलेक्ट्रिक मोटर परचेज कर ली, मिल्क कैटल परचेज कर लिए, तो हमें नेक्स्ट टाइम फिर नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वन टाइम परचेज। इंप्लीमेंट एक बार अपन ने खरीद लिया तो नेक्स्ट सीजन में भी यूज करोगे, 4 साल बाद भी यूज करोगे, 5 साल बाद भी यूज करोगे। तो दैट इज पार्शियल लिक्विडेटिंग नेचर्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन जो होता है इसका ड्यूरेशन जो होता है 5 ईयर्स से लेकर मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ज्यादा समय तक इसके लिए ये दिया जाता है। अब लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, जो मीडियम टर्म लोन प्लस इसके साथ अगर इन्वेस्टमेंट लोन जो होता है या जो टर्म लोन होता है उसको अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को मिलाकर ही होता है लॉन्ग टर्म लोन। मतलब इन्वेस्टमेंट लोन जो होता है वो जनरली हम इक्विपमेंट परचेस करने के लिए, मशीनरी परचेस करने के लिए देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट लोन होता है। अगर उसके साथ हम मीडियम टर्म लोन को ऐड कर दे तो वो लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है। ये लोन जो है परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे लेवलिंग करना है हमें, सोइल का हमारी मिट्टी जो है, जो हमारी लैंड है, जो जमीन है उसके सुधार करना है, वहां पे हमें फार्म्स की बिल्डिंग बनानी है, ट्रैक्टर परचेस करना है, राइजिंग ऑर्चर्ड, ये परमानेंट चीजों के लिए। अब यहाँ पे भी इंप्लीमेंट इलेक्ट्रिक मोटर मिल्स का, और ये परमानेंट नहीं है, पार्शियली लिक्विडेटिंग है। मतलब कुछ समय के बाद इनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक मोटर खराब हो गई 2-4 साल के बाद, ये रिटर्न का मिल्च काउ जो है 5 साल 10 साल के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, हमें नया एनिमल परचेस करना पड़ेगा। लेकिन ये परमानेंट है, एक बार आपने लेवल कर लिया तो फिर मिट्टी एक बार लेवल हो गई, दोबारा लेवल नहीं करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आपने बिल्डिंग बना ली तो आपको दोबारा बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ेगी। इस तरीके से
ये जो है परमानेंट नेचर्स का होता है, इसको नॉन लिक्विडेटिंग नेचर्स कहते हैं, मतलब ये फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पे 4 तरीके से क्रेडिट को क्लासिफाई किया गया है। प्रोडक्शन लोन होता है, मार्केटिंग लोन होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट लोन, इन्वेस्टमेंट लोन के अलावा होता है कंजप्शन लोन। ये 4 तरीके के लोन होते हैं किसके अंदर, पर्पस के बेसिस पे। प्रोडक्शन लोन मैंने बताया अपने आप में क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, या क्रॉप लोन इसको बोलते हैं, या सीजनल लोन इसको कहा जाता है। तो ये जो लोन होता है वो किसके लिए, एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जब हम लोन लेते हैं तो द लोन refers to the credit given to the farmer for crop production and are intended to the increase the production of crop। मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हम क्रेडिट लेते हैं उसको हम प्रोडक्शन लोन कह देते हैं। इसको हम सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मतलब वही बात हो गई शॉर्ट टर्म लोन, जिसे हम सोइंग करते हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स यूज करते हैं, तो वो सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के अंदर आ जाता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं और क्रॉप लोन भी कहते हैं। रीपेमेंट पीरियड वही रहेगा 6 to 18 मंथ इसका भी। क्यों, क्योंकि किस पे बेस के, क्रॉप लोन है, सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के अंदर हम करते हैं, उसके लिए लोन लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन या 6 to 18 मंथ के लिए। मार्केटिंग लोन, इसको समझना, मार्केटिंग लोन क्या हो गया, देखो मार्केटिंग लोन का मतलब समझना। तो बंदा है ए, ठीक है, अब इसने क्या किया, मान लो कोई वीट का प्रोडक्शन इसने लिया, ठीक है, वीट का मान लो 10 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका प्रोडक्शन आया, 1 हेक्टेयर लैंड थी इसके पास, 10 हेक्टेयर पर हेक्टेयर इसका प्रोडक्शन आया। अब मार्केट में जो अभी जो प्राइस चल रहा है, रेट चल रहा है, वो चल रहा है 1500 पर क्विंटल, ठीक है, वीट का, ठीक, ये बहुत कम है। अब फार्मर जो चाह रहा है कि मैं अभी ना बेचूं, मैं कब बेचूं, जब इसका रेट बढ़े या 2000 जो है इसका रेट हो जाए, या सब्सिडी पे मैं इसको बेचूं, एमएसपी पे मैं इसको बेचूं। बट कंडीशंस क्या है, फार्मर्स को नीड है ना, उसको पुराना ऋण चुकाना है, अपने फैमिली की लिविंग स्टैंडर्ड भी देखना है, फैमिली कंजप्शन भी देखना है, तो उसको क्या होगा, यहाँ पे बेचना पड़ रहा है। बेचना पड़ रहा है मतलब इसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रेस सेल, डिस्ट्रेस सेल इसको हम बोलते हैं। डिस्ट्रेस सेल मतलब ना चाहते हुए भी उसको बेचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसकी फैमिली कंजप्शन के लिए, या फैमिली की नीड्स के लिए, फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, या उसको पुराना ऋण है उसको चुकाने के लिए उसको तुरंत बेचना पड़ेगा, वो रोक के नहीं रख सकता। तो इसके लिए मार्केटिंग लोन होता है। मार्केटिंग लोन का मतलब क्या होता है कि कुछ रेगुलेटेड मार्केट होते हैं, ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट होते हैं, या वेयर हाउस, जो वेयर हाउस होते हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या, फार्मर की 10 क्विंटल पर हेक्टेयर की क्या है, वीट है, इसकी कीमत जो है वेयर हाउस से क्या मिलेगी, इनको एक क्या मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगी, उनको एक रिसिप्ट के आधार पर। मान लो इसकी कीमत इन्होंने मान लो कितनी लगाई, 1500 रुपए पर कुंटल के हिसाब से कितनी हो रही, 15,000 रुपए। इसका वो 75% लोन दे देंगे। इसका 75% कितना हो रहा है, 15 5 75 का 5 हासिल आया 7, 15 7 105, 105 7 112, तो लगभग 11,250 रुपए वो उसको क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लोन मीन टू द हेल्प फार्मर ओवरकमिंग द डिस्ट्रेस सेल एंड टू मेक द प्रोडक्ट इज बेटर वे। अब उसको क्या है, फार्मर को जब ये वेयर हाउस की रिसिप्ट के आधार पर जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं वो इसको 75% का एडवांस लोन दे देंगे। मतलब उसको अब ये वीट बेचना नहीं पड़ रहा है, उसको 11,250 मतलब कि 75% उसको लोन मिल गया। अब उसको लोन मिल गया तो वो क्या करेगा, अब अपना गेहूं बेचेगा नहीं, वो क्या करेगा, अपनी जो फैमिली रिक्वायरमेंट है या जो उसको पुराना ऋण है वो इस एडवांस लोन से चुका देगा, और जब उसको बेटर प्राइस मिलेगी, अच्छा प्राइस मिलेगी, तब वो उसको बेच पाएगा। तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग लोन, है ना। तो रेगुलेटेड मार्केट या कमर्शियल बैंक बेस्ड ऑन द वेयर हाउस रिसिप्ट। वेयर हाउस रिसिप्ट मतलब वही, उसी के आधार पर लेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्केट लोन बाय एडवांस 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, मान लो 15,000 की वैल्यू थी टोटल 10 क्विंटल गेहूं की, उसका 75% वो एडवांस लोन दे देते हैं, ताकि ये लोन हेल्प करता फार्मर को क्लियर ऑफ देयर डेट, पुराने ऋण को चुकाने के लिए, ठीक है, डिस्पोज मतलब कि उसके फैमिली कंजप्शन के लिए, एंड प्रोड्यूस टू रिम्यूनरेटिव प्राइस, एक अच्छे प्राइस पर बेचने, ताकि वो एक अच्छे प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को, प्रोड्यूस को बेच सके। इसको बोलते हैं मार्केटिंग लोन। समझ में आया। डिस्ट्रेस सेल का मतलब ये होता है कि उसको मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, चाहे प्राइस उसको कम मिल रहा हो। क्लियर है, उसके पास बहुत कर्जा है, जैसे उसकी फसल है उसको बेचना पड़ रहा है, रेट उसको बहुत कम मिल रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केटिंग लोन हो जाता है। जो 75% उस प्रोडक्ट की वैल्यू के आधार पर 75% एडवांस लोन दे दिया जाता है, ताकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचना ना पड़े, और जब अच्छा प्राइस मिले तब वो बेच दे,
मार्केटिंग लोन। इन्वेस्टमेंट लोन क्या होता है, जब हम इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए जो क्रेडिट या लोन दिया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट लोन कहते हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया, पंप सेट हो गया, ट्यूबवेल हो गया, इसके लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं या उसके लिए हम पैसा लगाते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट लोन कह देते हैं। कंजप्शन लोन मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, नॉन प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्शन, ठीक है, अदर देन प्रोडक्शन, अदर देन प्रोडक्शन के अलावा और चीजों के लिए जब हम लोन लेते हैं या लोन देते हैं, दैट इज कंजप्शन लोन। ठीक है, हमारे फैमिली कंजप्शन के लिए हमें लोन चाहिए। मान लो क्रॉप पूरी खराब हो गई, फसल पूरी खराब हो गई, तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ प्रोड्यूस परचेस करना पड़ेंगे, हमें गेहूं खरीदना पड़ेगा, हमें आटा खरीदना पड़ेगा, दाल खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, लोन चाहिएगा, तो उसको हम बोलते हैं कंजप्शन लोन। टिक लोन अनप्रोडक्टिव बट इनडायरेक्टली असिस्ट इन मोर प्रोडक्टिव यूज ऑफ देम। क्रॉप लोन कंजप्शन लोन्स आर वेरी वाइडली एडवांस एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द एरिया विच आर हिट बाय नेचुरल क्लाइमेटिस। वही नेचुरल क्लाइमेटिस, किसी कारणवश हमारी क्रॉप खराब हो गई, हैवी रेनफॉल हो गई, पूरी फसल बर्बाद हो गई, बाढ़ आ गई, तो उस कंडीशंस में जो हम लोन लेते हैं, जो क्रेडिट लेते हैं, दैट इज कंजप्शन लोन। क्यों? क्योंकि भाई हमें हमारी फैमिली को सर्वाइव करवाना है, उसके खाने के लिए, उसके भोजन के लिए जो भी व्यवस्था करनी है, दैट इज उसके लिए जो हमें लोन चाहिए वो कंजप्शन लोन होता है। और ये जो लोन है वो 5 क्रॉप मतलब 5 जो हमारी क्रॉप सीजन होती है या 2.5 साल में हमें रीपे करना रहता है। लगभग 2.5 साल में या हम 5 सीजन ले सकते हैं। ठीक है, 1 साल में 2 सीजन जनरली हम देखते हैं रबी और खरीफ की, तो या फिर 5 सीजन ले लो या 2.5 साल ले लो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो मोस्टली 5,000 पर इंडिविजुअल के हिसाब से दिया जाता है, ये 5,000 ईच इंडिविजुअल के हिसाब से है ना, या तो बेंच मैनेजर होगा, ब्रांच मैनेजर होगा, कितना देगा एक फैमिली के लिए, एक इंडिविजुअल फैमिली के लिए 5,000 पर मंथ ये दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगाता है, उस पर 11% इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। इट इज कंजप्शन लोन बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के बेसिस पे 2 तरीके के लोन होते हैं, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन मतलब क्या होता है, मान लो आपने मुझे 10,000 रुपए, मैंने आपसे कितना 10,000 रुपए क्या लिया, लोन लिया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, सिक्योर लोन का मतलब ये होता है कि मैंने आपसे 10,000 लोन लिया, इसके बदले में मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे कुछ आपको दिया। सिक्योरिटी के तौर पे मान लो मैंने अपना घर के कागज आपको दे दिए, मैंने घर आपके पास गिरवी रखा। ठीक है, मैंने जो अपना घर है या बिल्डिंग जो है वो मैंने आपके पास गिरवी रखा इस 10,000 के लोन के बदले। मान लो मैं 10,000 नहीं चुका पाया तो आप क्या करोगे, वो बिल्डिंग आपके नाम पे हो जाएगी, आप उसको रख लोगे। दैट इज सिक्योर लोन। मतलब आपको कोई यहाँ पे लॉस नहीं होगा अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो, दैट इज सिक्योर लोन। अब मतलब क्या हो गया, लोन एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटी बाय द बारोवर एट द टर्म्स एज सिक्योर लोन। मतलब वही है कि हम लोन दे रहे हैं किस बेसिस पे, सिक्योरिटी बेसिस पे, कुछ ना कुछ जमानत रख रहे हैं। मान लो मैंने ज्वेलरी रखी है ना, क्या आपने सुना होगा ना कि भाई गहने गिरवी रख के 10,000 रुपए लिए, या फिर घर नीलाम करके, या फिर घर के कागज गिरवी रख के आपने क्या किया, लोन लिया, वो होता है सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन होता है कि वहां पे जस्ट कॉन्फिडेंस बिटवीन द बारोवर एंड लेंडर, एक भरोसे के बेसिस पे कि हाँ भाई आप दे दोगे बिना किसी सिक्योरिटी के, तो उसको हम बोलते हैं अनसिक्योर लोन। नो सिक्योरिटी इज केप्ट अगेंस्ट द लोन अमाउंट। लोन जितना भी, मान लो मैंने 10,000 रुपए लिया, उसके लिए मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, जस्ट एक भरोसा, एक विश्वास कि हाँ भाई आप जो है पैसा रिटर्न दे दोगे, उस बेसिस पे इसको बोलते हैं अनसिक्योर लोन। अब यहाँ पे जो सिक्योर लोन ये होता है वो कई तरीके से होता है। अब इसमें सिक्योरिटी जो होती है वो पर्सनल होती है, पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, एक आदमी खुद अपने आप को क्या रख देता है, अपने आप को खुद को गिरवी रख सकता है जमानत के तौर पे कि हाँ भाई मैं 100%, या जो बारोवर और जो लेंडर होता है उनके बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है भाई मैं अपने आप को गिरवी रख रहा हूँ तेरे साथ, अगर मैं नहीं दे पाया तो तू मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। देन सेकेंड आता है कोलेट्रल, कोलेट्रल लोन, कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे मेरे पास कोई फिक्स डिपॉजिट है ना, LIC बॉन्ड है, फिक्स डिपॉजिट है, LIC बॉन्ड है, वो मैं आपको दे दूंगा या उसके कागज दे दूंगा कि अगर मैं लोन नहीं दे पाया तो ये आपकी जो है FD जो है आप तोड़वा सकते हो, या फिक्स डिपॉजिट जो है आप रख सकते हो। तीसरा होता है चैटल लोन या चैटल सिक्योरिटी। चैटल लोन या चैटल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जैसे मैंने कोई अपना ज्वेलरी आपके पास गिरवी रखी, कोई यूटेंसिल है मेटल के, मान लो पीतल के, तांबे के और चांदी के, कुछ मैंने आपको बर्तन आपके पास गिरवी रखे, उसको बोलते हैं चैटल लोन। एक होता है चौथा मोर्टगेज लोन या मोर्टगेज सिक्योरिटी। मोर्टगेज सिक्योरिटी का मतलब होता है कि मैं आप या तो अपनी जमीन गिरवी रखूंगा या मेरा जो बिल्डिंग है, हाउस है, घर है, वो आपके साथ
को गिरवी आपके पास गिरवी रखूंगा और वहां से आपसे क्या लूंगा, लोन लूंगा। दैट इज होता है मॉर्टगेज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी लोन जो है, सिक्योर लोन जो है, उसके अंदर 4 चीजें आती है। पर्सनल सिक्योरिटी भी आती है, कोलेटरल सिक्योरिटी आती है, चैटल सिक्योरिटी आती है और मॉर्टगेज सिक्योरिटी आती है। तो ये इसके अंदर की चीजें हो गई। बेस्ड ऑन लेंडर, अब लेंडर मतलब कि जो देने वाला होता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हम क्या लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट जैसे हो गया हमारा बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, वहां से जब हम लेते हैं, किसी एजेंसी से ले लिया, उसको बोलते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब क्या हो गया कि हम किसी इंडिविजुअल से लेते हैं, लैंडलॉर्ड से लेते हैं। जैसे कि लेन हमने क्या प्रोफेशनल लिया, एग्रीकल्चर मनी लेंडर से लिया, जमींदार से लिया, ठीक है, ट्रेडर से, व्यापारी से लिया, कमीशन एजेंट से ले लिया, हमारे रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, जैसे ये नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर आते हैं। बोरोवर क्लासिफिकेशन मतलब कि उधार लेने वाले के आधार पर, बेस्ड ऑन द बिजनेस एक्टिविटी, लाइक फार्मर हो गया, डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीसी फार्मर्स हो गया, रूरल आर्टिशन हो गया। ये क्या हो गया, मतलब कि जैसे मान लो कोई फार्मर हो गया, तो फार्मर ये क्या उधार लेने वाला है, तो उसकी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी के बेसिस पे वो लेगा। डेयरी फार्मर हो गया तो वो अपनी डेयरी फार्म में जैसे मान लो उसको मशीनरी लाना है या कुछ केटल परचेस करना है, तो वो क्या जो लेगा उसकी एक्टिविटीज के बेसिस पे वो बोरोवर क्लासिफिकेशन के अंदर। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फार्म, अब जैसे एग्रीकल्चर लेबर इनके पास कोई फार्म नहीं है, मार्जिनल, अब लेस देन 1 हेक्टेयर मार्जिनल में आ जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर ये स्मॉल फार्मर है, और 2 से 4 में मीडियम है, 4 to 10 के अंदर लार्ज फार्मर, मीडियम टू लार्ज, और मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड है तो वो लार्ज फार्मर के अंदर आ जाते हैं। सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखो, ये जो है ये एग्रीकल्चर लेबर ये तो होते हैं लैंडलेस, ठीक है। एग्रीकल्चर जो लेबर है ये हो गई लैंडलेस, उनके पास कोई जमीन नहीं होती। मार्जिनल जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है, मार्जिनल फार्मर। स्मॉल 1 to 2 हेक्टेयर लैंड है, वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 to 10 हेक्टेयर बोल सकता हूँ, या इसमें 2 क्लासिफिकेशन है, 2 to 4 सेमी मीडियम फार्मर और 4 to 10 मीडियम फार्मर, और लेस देन 10 में आ जाएगा लार्ज फार्मर, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, हिली फार्मर है या ट्राइबल फार्मर है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी क्रेडिट दिया जाता है। बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, मैंने बताया था सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स। सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन मतलब शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है। सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब क्या हो गया, जो फ्लोटिंग करता रहता है, मतलब सीजनली रहता है, उसमें अलग अलग ऑपरेशन, सोइंग टाइम पे फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर जो होता है, पूरे क्रॉप ड्यूरेशन में हमें अलग अलग जगह पर पैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए जो लोन देते हैं उसको सेल्फ लिक्विडेटिंग बोलते हैं। और ये जो आता है वही विद इन 1 ईयर इसको रीपे करना पड़ता है, मतलब वही हो गया 6 to 18 मंथ इसको रीपे करना पड़ता है। कौन सा लोन आ जाएगा, क्रॉप लोन, मतलब वही शॉर्ट टर्म लोन। पार्शियल लिक्विडेटिंग, अब ये क्या हो जाए, दे विल टेक सम टाइम ऑफ जनरेट इनकम, इट कैन बी पीरियड ऑफ 2 to 5 years और मोर, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ विच लोन वाज टेकन। तो ये आ गया मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन हम क्या देते हैं, 1.5 साल से लेके 5 साल तक देते हैं, रिटर्न करते हैं, तो ये पार्शियल लिक्विडेटिंग में आ जाएगा। जैसे डेयरी लोन हो गया, ट्रैक्टर लोन हो गया, ऑर्चर्ड लोन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम जो है वो 5 to 4 years के बाद ही इनकम हमें जनरेट होती है। जैसे ऑर्चर्ड आपने लगाया तो ऑर्चर्ड से हमें इनकम कब होगी, 3 से 4 साल में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप। ट्रैक्टर लोन आपने, ट्रैक्टर के लिए आपने 5-10 लाख का लोन लिया, तो 10 लाख आप रिकवरी कब कर पाओगे, उतने की। डेयरी लोन आपने लिया तो इनकम जो है जितने टाइम में इनकम जनरेट होती है उसके बेसिस पे उसका जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल लिक्विडेटिंग नेचर, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच, जब डिफरेंट पर्पज के लिए जब हम लोन देते हैं उसको इंडिविजुअल अप्रोच बोल देते हैं। जैसे मान लो हमने कंजप्शन के लिए लिया, प्रोडक्शन के लिए लिया, तो हो जाएगा इंडिविजुअल अप्रोच। और एरिया बेस्ड अप्रोच मतलब हो गया जब हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए लोन लेते हैं, जैसे हमने ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए लिया, सेमी एरिड एरियाज के लिए लिया, तो वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए जब हम लेते हैं, एरिया स्पेसिफिक पर्पज के लिए लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एरिया बेस्ड अप्रोच। जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए हमने लोन लिया, क्यों ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए क्यों लिया, कि ड्रॉट प्रोन एरिया है उसको हमें सुधारना है या उसमें रिक्लेमिनेशन करना है, उसको इंप्रूव करना है, तो उसके लिए हमने क्रेडिट लिया। फिर आ जाता है डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट अप्रोच। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट मतलब जैसे मान लो कि इंटरेस्ट रेट जो फिक्स होता है, जैसे वीकर सेक्शंस की बात करें तो वीकर सेक्शन के लिए एट द रेट ऑफ 4% इंटरेस्ट रेट रहता है। 1% इंटरेस्ट रेट पे आपने दिया या 2% इंटरेस्ट रेट पे दिया तो वो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट अप्रोच के बेसिस पे क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट मतलब फार्मर्स को आप डायरेक्ट दे रहे हो, जैसे क्रॉप लोन जो है, क्रॉप लोन फार्मर्स को डायरेक्ट दिया जाता है। इनडायरेक्ट लोन में आ जाता है एग्रो बेस्ड फर्म, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को, पेस्टिसाइड को जो लोन दिया जाता है, जिससे क्या होता है फार्मर्स
को बेनिफिट्स मिलता है इनडायरेक्टली, है ना भाई। अब फर्टिलाइजर एजेंसी है या फर्टिलाइजर फर्म है, वो लोन लेती है वहां पे फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजर फर्म को डेवलप करने के लिए, और फर्टिलाइजर किसको मिलेगा, फार्मर को मिलेगा। तो अल्टीमेट किसको इनडायरेक्टली फायदा होता है, फार्मर्स को। तो ये जो था टोटल हमारा क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट की आवश्यकता क्यों होती है, और क्रेडिट का क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।